हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए जो मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ ये आपकी जनरल साइंस से रिलेटेड, इसमें सभी क्वेश्चंस होंगे और आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए ये साइंस की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसमें हमें बताना है कि डिस्टेंस की यूनिट कौन सी नहीं है। तो एमीटर जो आपकी यूनिट होती है ये आपकी करंट की यूनिट होती है, जबकि क्यूबिट, पार्सेक और एंगस्ट्रॉम आपकी ये सभी डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एमीटर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सभी इंग्लिश में है बट आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसे हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड। जब भी किसी बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जाता है तो उसमें क्या चीज़ कांस्टेंट होती है। देखिए जब वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस आएगा, क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है अभी यहाँ पर जब वो बॉल हम फेंक रहे हैं उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और यहाँ पे उसके पास कोई भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। जब हमने इस बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बदल गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, और पीक पर जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है वो बिल्कुल नील हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जबकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाके मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं है, इसमें तो चेंजेस हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस हो रहे हैं। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी तो इसकी चेंज होगी, हम किस स्पीड से इसे फेंक रहे हैं, ये स्लो मोशन में जा रही है, फास्ट मोशन में जा रही है, तो वेलोसिटी भी उसकी डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होगी और डिस्प्लेसमेंट तो वो कवर कर ही रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन। बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इसमें एक्सेलरेशन लगता है वो उसका कांस्टेंट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि इस बॉल का कुछ मास होगा, मास इस बॉल का m होगा और ग्रेविटी जो अपना इसमें फोर्स लगा रही होगी उसके साथ इसका एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्योर वाटर फ्रीजेज एट व्हाट टेम्परेचर। जो प्योर वाटर होता है वो किस टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाता है। तो वह आपका होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। प्योर वाटर हमेशा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एकदम से आपका फ्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइटामिन इज़ अबंडेंट इन सिट्रस फ्रूट। अब देखिए हमने पुरानी साइंस की सीरीज़ में भी देखा था, तो सिट्रस फ्रूट में सबसे ज़्यादा कौन सा वाइटामिन पाया जाता है, तो उसमें हमेशा वाइटामिन सी पाया जाता है। जिंक ऑक्साइड इज़, अब बताना है आपको जिंक ऑक्साइड इसमें से क्या है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। तो जो आपका जिंक ऑक्साइड होता है यानी कि ZnO, ये आपका क्या होता है, ये आपका एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि यह रिएक्ट करता है एसिड और बेस दोनों से। एम्फोटेरिक मीन्स ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। अब देखिए हम रिएक्शन देख लेते हैं ZnO की। जब इसने एसिड से रिएक्ट करा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब इसने रिएक्ट करा तो इसने ZnCl2 प्लस H2O दिया, और जब इसने ZnO ने जब रिएक्ट करा बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब इसने रिएक्ट किया तो इसने दिया Na2 ZnO2 प्लस H2O, तब इसने हमें रिएक्शन में ये दिया। तो इसका मतलब जो आपका ZnO है ये एक मेटल ऑक्साइड है, ये एक मेटल है Zn जिंक, और ये इसका ऑक्साइड है ZnO मेटल ऑक्साइड है, और ये एक एम्फोटेरिक होता है नेचर में, यानी कि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। और अगर हम साथ के साथ बात करें और कौन कौन से एम ऑक्साइड्स होते हैं, तो टोटल आपके 4 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। Al2O3 जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, ZnO जिसे हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं, PbO जिसे हम लेड ऑक्साइड कहते हैं, और SnO जिसे हम स्टेनस ऑक्साइड कहते हैं। ये 4 आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ये सभी एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। अब देखिए 6th क्वेश्चन आपके पास बोला गया है, प्लांट्स विच आर एडेप्टेड टू ग्रो इन सॉइल कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्ट। तो उन प्लांट्स की बात की गई है जो उस मिट्टी में ग्रो करते हैं जिसमें हाई अमाउंट के सॉल्ट प्रेजेंट होती है। तो उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, उन प्लांट्स को कहा जाता है हेलोफाइट। तो देखिए हेलोफाइट को अगर हम ब्रेक करेंगे, हेलोफाइट है जो ये आपका ग्रीक वर्ड है, तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है, हेलेस और फाइटन। तो हेलेस मतलब होता है सॉल्ट और फाइटन मतलब होता है प्लांट, यानी कि वो प्लांट्स जो ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जिनमें हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है आपका हेलोफाइट्स। और याद रखिएगा ये हेलोफाइट एक ग्रीक वर्ड है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेलेस और फाइटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैव अ मिक्स्ड हार्ट। अब आपको इसमें से बताना है इसमें मिक्स्ड हार्ट किसका होता है। और मिक्स्ड हार्ट का मतलब होता है वो हार्ट जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं दोनों मिक्स होते हैं, तो उस हार्ट को हम मिक्स्ड हार्ट कहते हैं। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है और लो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन जिसमें कम होगी, उसे हम नेटेड ब्लड कहते हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये फ़्लो करता है हार्ट से, ये पूरी बॉडी की तरफ ये ब्लड फ़्लो करता है, हार्ट से फ़्लो करेगा पूरी बॉडी की तरफ। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करता है। और दूसरी बात हम इसमें देखते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसका जो कलर होता है यह होता है आपका ब्राइट रेड। आपको बताना है इन सब में से किसके मिक्स्ड हार्ट होता है। तो जो आपके रेप्टाइल्स होती हैं उनके मिक्स्ड हार्ट होता है, क्योंकि इनके पास हार्ट में 3 चैम्बर होता है। तो जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं इनके पास मिक्स्ड हार्ट होते हैं, जबकि जैसे कि आप रेप्टाइल्स में एग्जांपल ले सकते हैं क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल का भी 3 चैम्बर हार्ट होता है और इसके पास भी मिक्स्ड हार्ट होता है। जबकि बर्ड, फिशेस और निमेटोड्स ये इन सभी के पास 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, तो इसीलिए इनका जो हार्ट होता है वो मिक्स्ड हार्ट नहीं होता है। अब देखिए बात की जा रही है पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज कैसे फंक्शन करता है, एंडोक्रिन ग्लैंड के रूप में, एक्सोक्रिन ग्लैंड के रूप में कैसे फंक्शन करता है। तो ये दोनों ही ग्लैंड के रूप में फंक्शन करता है। एंडोक्रिन ग्लैंड और एक्सोक्रिन ग्लैंड दोनों ही के रूप में ये फंक्शन करता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अग्न्याशय, इसे हिंदी में बोला जाता है। और ये दोनों ही ग्लैंड की तरह काम करता है। अब देखिए कैसे काम वर्क करता है, एंडोक्रिन ग्लैंड के रूप में ही कैसे काम करता है। इसका काम होता है हार्मोन सीक्रेट करना, हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो पैनक्रियाज हार्मोन प्रोड्यूस करता है और फिर ये इस हार्मोन को हमारे ब्लड में भेजता है, जिससे ये ब्लड का शुगर लेवल को रेगुलेट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, ना ज़्यादा बढ़ने देता है ना ज़्यादा घटने देता है। तो ये काम होता है एंडोक्रिन ग्लैंड का। और एक्सोक्रिन ग्लैंड का क्या वर्क होता है कि पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज सीक्रेट करता है फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। एंडोक्रिन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करेगा, जबकि एक्सोक्रिन ग्लैंड क्या करेगा, फ्लूइड को सीक्रेट करेगा। ये हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होगा और ये हार्मोन हमारे ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। तो इसलिए जो पैनक्रियाज होता है ये आपके दोनों ही एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन ग्लैंड के रूप में वर्क करते हैं। और एक और हम फैक्ट देखते हैं कि जो गोनैड्स होते हैं यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, वह भी आपके दोनों ही ग्लैंड के रूप में वर्क करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अगर मेल्स में होता है स्पर्म और फीमेल्स में होता है एग या ओवरीज, हम दोनों ही आपके एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन ग्लैंड के रूप में वर्क करते हैं। तो पैनक्रियाज और गोनैड्स दे बोथ आर मिक्स्ड ग्लैंड, ये दोनों ही मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं और ये आपके एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन ग्लैंड के रूप में वर्क करते हैं। देखिए जो आपका सेफ्रॉन होता है यानी कि जो केसर होता है वो प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है। तो ये फ्लावर है आपका, ये जो आपके फ्लावर का सेंटर पार्ट होता है ये है स्टिग्मा, और इस स्टिग्मा में ये सेफ्रॉन्स की कुछ छोटे छोटे कलियां रहती है और जिन्हें तोड़कर केसर के रूप में यूज़ किया जाता है और इसी को बेचा जाता है। तो ये जो होता है यही इसमें सेफ्रॉन होता है। तो सेफ्रॉन किस पार्ट में प्लांट के पाया जाता है, तो ये आपके स्टिग्मा में पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ एन एग विच शेल इज़ प्लेस्ड इन अ माइक्रोवेव अवन। अब देखिए एक एग है, उसको हमने उसके आउटर कवर के साथ ही माइक्रोवेव अवन में गर्म करने को रख दिया है। तो फिर उसमें क्या होगा, जब भी आप तो उसमें क्या होगा, तो वो जो एग का शेल होगा, बाहर का जो कवर होगा वो क्या होगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा, धमाका हो जाएगा उसमें। और ऐसा क्यों होगा, अब देखिए जब अवन में हमने एग को रखा हुआ है और जब हम इसे हीट दे रहे हैं, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो अंदर का जो पार्ट है उसमें येलोइश जो पार्ट होता है उसका, वो क्या होगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। और गर्मी की वजह से क्या होगा, जो उसका बाहर का शेल होगा वो एक्सप्लोड हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द एग शेल विल एक्सप्लोड। क्वेश्चन 11 है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल।
अब देखिए एक पर्सन है, वो खड़ा हो रखा है एक वॉल के सामने, ठीक है, आपके पास ये वॉल है और उसने क्या करा एंड मेक्स अ साउंड, उसने कुछ साउंड प्रोड्यूस करी, कुछ व्हाट शुड बी द नॉर्मल मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द वॉल। तो इस पर्सन और इस वॉल के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कितना डिस्टेंस होगा कि उसकी जो इको प्रोड्यूस हो रही है वो उसे सुनाई देगी। तो याद रखिएगा इको प्रोड्यूस होने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी एक पर्सन से और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, जिससे उसकी वॉइस रिफ्लेक्ट होके वापस उसको सुनाई देती है, तो उसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो होता है 17 मीटर्स का। और अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट अगर मिनिमम डिस्टेंस बोला जाएगा तो 17 मीटर से अगर कम की डिस्टेंस में कोई पर्सन खड़ा है और वो अगर कुछ चिल्ला के कह रहा है नहीं देगी, जब तक 17 मीटर की डिस्टेंस नहीं होगा तब तक उस पर्सन की आवाज़ उसे वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर सुनाई नहीं देगी। तो इको प्रोड्यूस होने के लिए जो डिस्टेंस होता है वह पर्सन और ऑब्जेक्ट के बीच में 17 मीटर का होता है। अब देखिए विबग्योर के बारे में बात की जा रही है। विबग्योर यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सभी कलर हैं। आप इन्हें याद करिएगा एक बार सीरीज़ में। आर दी रेनबो कलर्स, ये विबग्योर रेनबो कलर्स होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, इन्हें किस ऑर्डर में लगाया जाता है, किस तरीके से इन्हें लगाया जाता है, तो इन्हें इस टाइप से लगाया जाता है कि जो इनकी वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ हो, इनकी वेवलेंथ इंक्रीज़ हो, इन्हें इस डायरेक्शन में लगाया जाता है। देखिए अब हम अगर बात करते हैं कि इन्हें कैसे लगाया जाता है, तो हमेशा वी नीचे आता है, यानी कि वॉयलेट कलर नीचे आता है और टॉप में जो होता है आपका रेड कलर होता है। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर होती है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और जो वॉयलेट कलर होती है उसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो एकदम मिनिमम होती है, इसलिए उसे नीचे बॉटम में रखा जाता है। रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है आपकी, वो होती है आपकी 700 नैनोमीटर, जबकि आपकी वॉयलेट कलर की जो मिनिमम वेवलेंथ होती है वह होती है आपकी 380 नैनोमीटर। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा कि जो वॉयलेट कलर होता है सबसे नीचे रखा जाता है सीरीज़ में, जबकि रेड कलर होता है इसे टॉप में रखा जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और इसे इस सीरीज़ में लगाया जाता है जिससे इनकी वेवलेंथ इंक्रीज़ हो सके। और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वह होती है 380 नैनोमीटर, जबकि जो रेड कलर होती है इसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु इज़ पुलिंग अ बकेट फिल्ड विद वाटर फॉल्स बिहाइंड द सडन ब्रेक ऑफ द रोप, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ द न्यूटन कम्स इनटू एन एक्शन। तो अब हमने देखा कि एक पर्सन है, उसने जब बकेट को उठाया, पानी से भरी हुई एक बाल्टी को उसने उठाया और वो अचानक से रस्सी टूटने की वजह से वो बाल्टी गिर जाती है। वो जो उसकी पानी की बकेट होती है वो रस्सी टूटने की वजह से अचानक से वो गिर जाती है और सारा पानी नीचे गिर जाता है। तो इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ काम कर रहा है? थर्ड लॉ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसने उस रोप से उस बाल्टी को उठाया तो उसने एक एक्शन किया। तो जब भी कोई एक्शन करता है तो उसका अपोजिट रिएक्शन तो होता ही है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन तो होगा। तो जिस फोर्स से उसने उस बाल्टी को उठाया उसी फोर्स से वो बाल्टी उसके हाथ से गिरी, जो उसने एक्शन किया था उठाने का उसके अपोजिट में वो रोप टूट जाती है और वो बाल्टी गिर जाती है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें काम करता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था? तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो भी एक्शन करोगे उसके बदले में उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। इस केस में हमें न्यूटन का थर्ड लॉ ही दिखाई दे रहा है। 14th क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द जेट इंजन वर्क्स। तो जेट का जो इंजन होता है वो कैसे काम करता है, वो किस इसमें से किस लॉ पे, किस मोमेंटम पे काम करता है। जो जेट का इंजन होता है वो वर्क करता है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करता है। क्योंकि आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब उस जेट का कुछ अपना मास होगा, वो कुछ वेलोसिटी से अपना उड़ेगा और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि अगर मास और वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है तो उसका मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, साथ के साथ मोमेंटम भी बढ़ेगा। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का लॉ क्या कहता है? तो वो कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे बाहर से नहीं लग रहा है तो उसका टोटल जो लीनियर मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व्ड ही रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का
मोमेंटम इंक्रीज़ करना है तो उस ऑब्जेक्ट का हमें मास या वेलोसिटी या दोनों ही इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। जब ये इंक्रीज़ होगा तो इसका मोमेंटम ऑटोमेटिकली अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है ये मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी साइंस पर जो है रॉकेट भी वर्क करता है। इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पे रॉकेट भी वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग। तो ओम किसको मेज़र करने की यूनिट होती है? तो यह होती है आपकी रेजिस्टेंस को मेज़र करने की यूनिट, और इसका सिंबल होता है ये। ओम को ऐसे लिखा जाता है। जबकि जो वोल्टेज की यूनिट होती है वह होती है वोल्ट, उसको वी से डिनोट किया जाता है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसको ए से डिनोट किया जाता है। तो ये सभी ही यूनिट को मैंने आपको बता दिया। वोल्टेज की वोल्ट यूनिट होती है, करंट की एम्पियर यूनिट होती है, इसे वी से डिनोट किया जाता है, इसे ए से डिनोट किया जाता है। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और इसे डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय बैट्स। यानी कि जो चमगादड़ होते हैं वो कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं? वो जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं उसका नाम होता है सोनार, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इस प्रिंसिपल को बैट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि जो भी शिप्स होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, वो क्या करती हैं? सोनार प्रिंसिपल को यूज़ करती हैं। वो क्या करती हैं? पानी के नीचे साउंड वेव्स को सेंड करती हैं, वो नेविगेट करती हैं, वो डिटेक्ट करती हैं कोई ऑब्जेक्ट उनके पाथ पे आया है कि नहीं आया है, या कोई फ़िश तो नहीं आ रही है उनके पाथ पे। तो उससे क्या होता है, जो वो साउंड सोनार के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकरा के जब उनको रिफ्लेक्ट बैक होता है तो उन्हें उसका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो मेजर कर लेते हैं कि कितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट है, या हम कितनी दूरी पर उस ऑब्जेक्ट से टकरा सकते हैं। तो सिमिलरली यही चीज़ यूज़ करते हैं बैट्स, जो आपके चमगादड़ होते हैं वह भी इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और एग्जाम्स में सोनार की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सरफेस। यानी कि जी की मीन वैल्यू पूछी गई है। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी मीन वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी मीन वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़। तो जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू ग्रेविटी पे कैसे होती है, यानी कि अर्थ सरफेस पे पहुंच के उसकी वैल्यू क्या होती है? तो देखिए ये आपकी अर्थ है, और ये अर्थ के क्या है? ये है इक्वेटर, और ये टॉप क्या है? ये है नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। तो इसमें क्या होता है कि इक्वेटर पे जो होती है ग्रेविटी वो होती है, इक्वेटर पे ग्रेविटी होती है मिनिमम, जबकि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो ग्रेविटी होती है वो होती है मैक्सिमम। तो उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। याद रखिएगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो इक्वेटर पे होगा, मिनिमम बहुत ही कम होगा। जबकि अगर वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होगा तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। नॉट इज़ द यूनिट ऑफ। अब देखिए नॉट किसकी यूनिट है? तो नॉट स्पीड की यूनिट है। और एक नॉट किसके बराबर होता है? तो एक नॉट आपका बराबर होता है एक नॉटिकल माइल पर आवर के बराबर होता है आपका एक नॉट। अब ये जो है नॉट वर्ड ये यूज़ किया जाता था 17th सेंचुरी से इसे यूज़ किया गया है, और ये स्पीड को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो सेलर होते हैं वो शिप की स्पीड को मेज़र करने के लिए इस यूनिट का प्रयोग करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट प्रोड्यूसेस इमेज फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब देखिए जो रेटिना है यानी कि जो आई है, इसका जो रेटिना वाला पार्ट है यानी कि फ्रंट पार्ट है इस आई का, इसमें इमेज बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसमें इस रेटिना के सामने इमेज बननी शुरू हो जाती है। तो ये किस, हम बोल सकते हैं किस बीमारी में यूज़ होता है, किस डिजीज़ में ये चीज़ होती है ऐसे? तो ये होती है मायोपिया में। मायोपिया में क्या होता है, रेटिना के एकदम आगे ही इमेज बननी शुरू हो जाती है। मीन्स उसको पास की चीज़ तो क्लियरली नज़र आएगी, बट जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो उसे धुंधला दिखता है, क्लियरली नहीं दिखता है। ये आपके मायोपिया के केस में होता है। हाइपर मायोपिया के केस में क्या होता है, हाइपर मायोपिया के केस में उल्टा होता है, उसको दूर की चीज़ तो क्लियर दिखेगी बट उसे पास की चीज़ क्लियर नहीं दिखती। तो ये दो केसेस हैं, इन्हें आप अच्छे से रट लीजिएगा।
व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस विद नंबर 5D। अब देखिए कॉनकेव लेंस की बात की जा रही है जिसका नंबर 5D है, तो उसकी फोकल लेंथ पूछी जा रही है। तो कॉनकेव लेंस का जो नंबर 5D दिया है ये उसकी पावर दी गई है 5 डायोप्टर। याद रखिएगा जो पावर की यूनिट होती है वह डायोप्टर होती है, इसके भी आप नोट कर लीजिएगा। तो जो पावर दी गई है वो दी गई है आपकी 5 डायोप्टर और पूछी गई है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पूछी गई है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/p, यानी कि 1 पावर 1/5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया गया है। तो फोकल लेंथ आई है आपकी 0.2 मीटर। अब इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर किसी कॉनकेव लेंस की पावर 5D है तो उसका फोकल लेंथ कितनी होगी, तो उसकी फोकल लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है फोकल लेंथ का, 1/पावर। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में गलत सेंटेंस आपको बताना है, गलत स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है। तो जो प्लेन मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ प्लेन मिरर की इन्फिनिटी पे होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, ये भी सही है। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग पेरिस्कोप, तो ये पेरिस्कोप को बनाने के लिए भी इस मिरर का यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों ही बात सही है। जबकि प्लेन मिरर की ऑप्टिकल पावर 1 नहीं होती है, प्लेन मिरर की ऑप्टिकल पावर 0 होती है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा अच्छे से कि जो प्लेन मिरर होता है इसकी ऑप्टिकल पावर हमेशा 0 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लूनर इक्लिप्स अकर, यानी कि ये बात कर रहा है चंद्र ग्रहण की। तो जब चंद्र ग्रहण होता है तो वो कैसे होता है, उसमें क्या केस रहता है। तो चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूरज और चांद के बीच में धरती आ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। अब हम इसे डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है, जब सूरज की रोशनी अर्थ से टकरा के बाहर पास आउट हो जाती है तो अर्थ के आधे ही पार्ट में सूरज की रोशनी दिखाई देती है, यानी कि सूरज दिखाई देता है, और आधे पार्ट में बिल्कुल ही अंधेरा छा जाता है। और साथ के साथ अगर हम बात करें इसमें कि जो मून वाला पार्ट है इसमें मून बिल्कुल नहीं नज़र आता है, क्योंकि सभी को पता है मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। तो यह जो चमकता है ये किसकी वजह से चमकता है, ये चमकता है सन की वजह से। सन की जब लाइट इसमें पड़ती है तो तब ये चमकता है, हमें दिखाई देता है। तो जब इसके बीच में अर्थ आ गई है सन और मून के बीच में, तो इसकी कोई भी लाइट मून पे नहीं जा रही है, जिस वजह से हमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। अब देखिए जो ये वाला पार्ट है ये है बिल्कुल डार्क पार्ट, इसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं जा रही है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं फुल शेडो, जहाँ पे छा चुकी है इसे हम बोलते हैं अम्ब्रा। और जो ये हाफ पार्ट है जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत लाइट नज़र आई, मतलब थोड़ा बहुत रोशनी दिखाई देगी, यानी कि थोड़ी बहुत वहाँ पे शेडो है, ज़्यादा शेडो नहीं है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं पेनुम्ब्रा। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, जो फुल शेडो वाला पार्ट होता है इसको अम्ब्रा बोला जाता है, और जो हाफ यानी कि पार्शियल शेडो वाला पार्ट होता है इसे पेनुम्ब्रा कहा जाता है। 24th क्वेश्चन है फॉर रेस्पिरेशन इन डीप सी डाइवर्स यूज मिक्सचर ऑफ। अब देखिए गहरी समुद्र में जाके जो डाइवर्स होते हैं वो किस गैस का यूज़ करते हैं, मिक्सचर का यूज़ करते हैं। तो जब वो ज़्यादा समुद्र में गहराई में जाएंगे तो उन्हें ऑक्सीजन तो लेने में दिक्कत होगी, तो ऑक्सीजन का तो वो यूज़ करेंगे। साथ के साथ वो ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस का मिक्सचर यूज़ करते हैं, तो वह करते हैं आपके ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। इन तीनों ही गैस का यूज़ डाइवर्स नीचे डीप सी में रेस्पिरेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जिप्सम इज़ एडेड टू सीमेंट सो दैट, जिप्सम सीमेंट में क्यों ऐड किया जाता है। तो देखिए अगर जिप्सम किसी भी चीज़ में ऐड किया जाएगा तो जिप्सम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये उस मटेरियल को क्या बना देता है, और भी ज़्यादा हार्ड बना देता है, सख्त बना देता है। अब जिप्सम को सीमेंट में इसलिए ऐड किया जाता है जिससे सीमेंट का सेट होने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। नहीं तो अगर जब सीमेंट में जब वाटर मिलाया जाएगा और अगर हम उसमें जिप्सम ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट वाटर ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, वो एकदम से हार्ड होना शुरू हो जाएगा, अपनी शेप लेना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। बट जिप्सम ऐड करने के बाद सीमेंट का जो अपना सेट करने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। अब देखिए जिप्सम का अगर हम बात करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O।
ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है, साथ के साथ इसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जिप्सम क्या करता है, हार्डनिंग करने का काम करता है, सीमेंट को हार्ड करने का काम करता है। 26th क्वेश्चन है आपके पास, द एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35, इट कंसिस्ट ऑफ। तो उसमें और क्या क्या चीज़ होगा, आप देखिए एटॉमिक वेट यानी कि जिसे हम डिनोट करते हैं एम से, एटॉमिक वेट क्लोरीन का 35 दिया है। और आप सभी जानते हैं जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही ज़्यादा उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी वैल्यू इक्वल होगी, यानी कि प्रोटॉन की इसमें मात्रा कितनी होती है 17 होगी, और इलेक्ट्रॉन भी उसमें 17 होंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे। अब देखिए अगर हम ऑप्शन से देखते हैं, थर्ड ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अलग दी गई है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है जितना कि एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाता है। एटॉमिक मास को m से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर को z से डिनोट किया जाता है। अब हम निकालते हैं न्यूट्रॉन की वैल्यू। तो न्यूट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला होता है m माइनस जेड, 35 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 18, यानी कि 18 न्यूट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 17 होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स। आप किसी भी एटम का इस फॉर्मूले के थ्रू एटॉमिक नंबर इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व आउट कर सकते हैं। m डिनोट किया जाता है मास के लिए, z डिनोट किया जाता है एटॉमिक नंबर के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज अ कंपाउंड ऑफ, तो ब्लीचिंग पाउडर किसका कंपाउंड होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर कंपाउंड होता है कैल्शियम का। अब इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, इसका फॉर्मूला होता है CaClO2, ये कैल्शियम का कंपाउंड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है इसमें क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करेगा और ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। और तो ब्लीचिंग पाउडर कंपाउंड होता है कैल्शियम का। और अगर हम इसका केमिकल नेम देखें तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है। और इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये ClO2, ये इसका फॉर्मूला होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाफिंग गैस प्रॉपरली। अब देखिए लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो लाफिंग गैस जो है वह कहा जाता है आपके नाइट्रस ऑक्साइड को। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है N2O, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है क्योंकि एक केमिकल कंपाउंड होता है एक, जिसका फॉर्मूला N2O होता है, ये ऑक्साइड होता है एक नाइट्रोजन का। तो लाफिंग गैस क्या होती है, एक नाइट्रस ऑक्साइड होती है। अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास, यानी कि ब्रास के कंपोनेंट पूछे गए हैं। तो ब्रास क्या है, एक एलॉय है और ये दो मेटल से मिलके बना है, कौन कौन से, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर और जिंक को जब मिक्स किया जाता है तो ब्रास फॉर्म होता है। कॉपर इसमें कितना परसेंट होता है, कॉपर होता है 66% और जिंक होता है 34%। इन दोनों का मिक्सचर से ही ब्रास बनता है, और ब्रास क्या है, एक एलॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये केमिकल नेम है और इसका कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP भी कहते हैं। तो इसका ये केमिकल नेम है। और ये POP किससे मिलके बना होता है, तो ये POP जिप्सम से मिलके बना होता है। और अभी हमने देखा जिप्सम का काम क्या होता है, जिप्सम का काम होता है हार्डनिंग करने का, या मटीरियल को हार्ड कर देता है। पूछा जाता है POP का केमिकल नेम क्या है, तो उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की सीरीज़ भी पसंद आई होगी। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आज की सीरीज़ आपको कैसी लगी, तब मैं आपके लिए आगे के टॉप 30 क्वेश्चंस और लेकर आऊँगी इसी सीरीज़ के। ये फर्स्ट सीरीज़ है जनरल साइंस की। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि ये सीरीज़ जो है ये इंग्लिश में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको समझ आना चाहिए। मेन बात वही होती है कि समझ आनी चाहिए चीज़, चाहे वो क्वेश्चन इंग्लिश में आए चाहे हिंदी में आए। ये फिर इस सीरीज़ को एंड करते हैं, अब नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं। तब तक आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा इस जनरल साइंस सीरीज़ का मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट लेकर आऊँ। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में।